दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक तीखी वार्निंग दी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर अमेरिका ने गलती से भी ईरान पर अटैक किया तो इसके कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो तैयार रहे। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक वार्निंग है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स भी छुपा हुआ है। हालांकि हाल ही हमने देखा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि रशिया कॉम्प्रोमाइज करेगा ईरान के रेस्पेक्ट में? तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वार्निंग के पीछे की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसके साथ इसका क्या इंपैक्ट मिडिल ईस्ट और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ सकता है और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। Now to understand this topic properly, first you need to understand this map because this world map is going to tell you a lot about this topic। देखो, जो भी इवेंट्स घट रही हैं आपके आसपास आज के वक्त में वर्ल्ड अफेयर्स में खास करके, वो एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है और उनके स्टेक होल्डर्स भी आपस में जुड़े हुए हैं। देखो, आपको यहाँ पर रशिया दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा प्लेयर। दूसरी तरफ आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखेगा। अगेन, ये दो प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जो हर इवेंट में एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि बात हम करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें एक बहुत बड़ा इवेंट जो दिखा है, जिसने एक्चुअली में ऑल अराउंड दी वर्ल्ड अपना असर छोड़ा है, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। 3 साल से ज्यादा हो चुका है इस वॉर को, लेकिन अभी तक क्या हम किसी सॉल्यूशन पर पहुंचे? नहीं पहुंच पाए हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं पार्टीज अभी भी चेयर पर नहीं बैठ रही हैं एक साथ। यहाँ पे हालांकि शटलकॉक डिप्लोमेसी का यूज किया जा रहा है बाय यूएसए। यहाँ पर सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा अपना कहीं ना कहीं एफर्ट्स दे रहा है। दोनों ही पार्टीज यहाँ पर बैठने की कोशिश करें, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर रहा है क्योंकि दोनों ही एक मत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और देखो, यहाँ पर जो कंट्री एसोसिएटेड है, आपको यहाँ पर यूक्रेन दिख रहा होगा। नाउ रशिया एक बहुत बड़ा थ्रेट समझता है इस बात को कि अगर यूक्रेन नेटो कंट्रीज को ज्वाइन कर लेता है, राइट नाउ इसी चीज को लेकर जिद है जेलेंस्की का कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं और करके रहेंगे। अब देखो, अभी रिसेंट टाइम में जो कुछ भी यूएस के साथ हम देख रहे हैं, यूएस ने अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज किया है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से चीजें बदली हैं और यहां पर जो यूरोप है, ये भी कहीं ना कहीं आज के वक्त में एक बहुत बड़ा डिलेमा फेस कर रहा है, या फिर आज के वक्त में एक थ्रेट जैसा फेस कर रहा है। क्योंकि अगर यूएसए साइडलाइन हो जाता है, क्योंकि यूएसए का क्लोजनेस रशिया के साथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है और जो कि यूरोप के लिए अच्छी खबर नहीं है। यूरोप इसे एक बहुत बुरा खबर मानता है और एक पैनिक जैसा है यूरोप में। तो इसी बात को लेकर चीजें अब बिगड़ रही हैं, क्योंकि यूरोप का कुछ और कहना है, यूएसए का कुछ और कहना है और रशिया भी अपने पॉइंट्स पर अड़ा हुआ है। तो यहां पर सॉल्यूशन फिलहाल के लिए नहीं दिखता है। अब देखो, कौन कौन सी कंट्रीज एसोसिएटेड हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। रशिया और यूक्रेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको देखो यहां नॉर्थ कोरिया दिख रहा होगा। जी हां, नॉर्थ कोरिया इस वॉर में बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमने कई सारे सोल्जर्स को यहां पर लड़ते हुए दिखा यूक्रेन में। दूसरी तरफ में यहां पर आपको ईरान दिखेगा। ईरान भी इस वॉर में जुड़ा हुआ था, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है, खास करके मिसाइल्स, इवन जो उनके ड्रोन्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया यूक्रेन में। और इवन चाइना भी बहुत हद तक एसोसिएटेड है यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत मदद किया रशिया का, क्योंकि सैंक्शंस बहुत ज़्यादा थे उस वक्त में। चाइना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आगे हम देखते हैं, ये तो था जोन 1। जोन 2 की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा मिडिल ईस्ट, राइट। और आज के इस टॉपिक में हम बात मिडिल ईस्ट पर ही करने वाले हैं। देखो, मिडिल ईस्ट की जब हम ओवरऑल एज सच देखते हैं कंट्रीज को, तो यहाँ पर जो हॉट स्पॉट है वो है आपका इजराइल। अब देखो, इजराइल और गजा में जो कुछ भी हुआ है रिसेंट पिछले 1.5 साल के आसपास से, यहाँ पर कंटिन्यूसली अटैक्स हुए हैं। इजराइल पर अटैक हुआ, उसके बाद हमने देखा कि इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए गजा को ही पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया। कई 50 से 60 हज़ार पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं यहाँ पर। एंड चीज़ें अभी भी नहीं सुधरी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीज फायर करवाया गया था, अगेन यहाँ पर यूएस का इन्वॉल्वमेंट था। और लेकिन जो सीज फायर था वो भी अब टूट चुका है, क्योंकि अगेन यहां पर इजराइल का कहना है कि हमास हॉस्टेजेस को रिलीज सही से नहीं कर रहा है और इस वजह से हमें यहां पर वापस रिटेलिएटरी एक्शन लेना पड़ेगा। हमने वापस उन्होंने कहीं ना कहीं बॉम्ब किया है एंड अभी रिसेंटली वापस कई लोग मारे गए थे रिसेंटली, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें वो अभी भी खराब हालत में है, चीजें सही नहीं है। क्योंकि एज सच देखो, ईरान इस चीज का वेट कर ही रहा है कि हमें दोबारा इंगेज होना है, क्योंकि एज सच ईरान ने ऑलरेडी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो उसे बना रखा है। अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है कि विल फाइंड हियर यमन, लेबनान एंड यहां पे गजा दिखेगा। अब यहां पर यमन में हुती रेबल्स है जो कंटिन्यूअसली यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं रेड सी वाले रीजन पे, और इसके साथ यहां यूएस के जो नेवल फ्लीट्स हैं उन पर अटैक्स करते रहते हैं अक्सर ये।
दूसरी तरफ में हम देखते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह है। अभी फिलहाल हिजबुल्लाह थोड़ा साइलेंट है क्योंकि जिस तरीके से अभी बॉम्बिंग किया गया था इजराइल के द्वारा, उसने कमर तोड़ के रख दी थी हिजबुल्लाह की एंड हमास की भी। तो देखो एज सच यहां पर अब क्या हो रहा है, चीजें किस हद तक बिगड़ रही है, क्योंकि चीजें अब थोड़ा अलग है, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो न्यूक्लियर कैपेबल बन जाए। और अगर ये न्यूक्लियर कैपेबल बन गया तो इस पूरे एरिया, इस पूरे जोन के जो पावर डायनामिक्स है वो बदल के रख जाएगा, क्योंकि ऐसे में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं थ्रेट आ जाएगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल वो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, लेकिन ईरान के पास आने का मतलब है कि ये पावर बैलेंस हो जाएगा एंड फिर इजराइल के लिए चीजें थोड़ा खराब हो सकती हैं। तो एज सच यूएस ये चीज नहीं होने देना चाहता है, लेकिन यहां रशिया का सपोर्ट है ईरान को। ऐसा कहा जाता है कि रशिया ने तो टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर कर रखा है ईरान को। तो यहां पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर कैपेबल बनने की दौड़ है और यूएस इस बात से नाराज ऑलरेडी है। और यहां पर आपको दिखेगा रिसेंटली, क्योंकि इंडियन ओशन में विल फाइंड आइलैंड कॉल्ड दैट इज याको ग्रासिया, और यहां पर आपका नेवल बेस है यूएस का। और रिसेंटली कई सारे बॉम्बर्स और एक्टिविटीज यहां पर कहीं ना कहीं ऑलरेडी चल रहे हैं, बॉम्बर्स आए हुए हैं और कंटिन्यूसली दिख रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान पर अटैक ना हो जाए यूएस के द्वारा। और इसके जवाब में ईरान मतलब अली खेमनेई ने भी एक वीडियो, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं आईआरजीसी के द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया, जहां पर उन्होंने मिसाइल सिटी के बारे में दिखा दिया कि देखो ये हमारा मिसाइल सिटी है, हमने इतने सारे मिसाइल स्टोर करके रखे हैं, हम तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, राइट, अगर तुम करोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की बातें यहां पर की गई। हालांकि ये जो कहीं ना कहीं जो कुछ भी रिलीज किया गया वीडियो, इस पर कहा गया, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको वीकनेस में तब्दील कर दी है, एक्सपोज कर दिया है खुद को। तो ये बहुत सारे इवेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं। अब देखो जो कुछ भी रिसेंटली पर्शियन गल्फ में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चीज़ों को खराब करने वाला है। और इसीलिए यहां पर हमें दिख रहा है कि रशिया ने एक वार्निंग दी है कि भाई अगर आपने ईरान पर अटैक किया तो चीजें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि फिर ये बहुत भयानक अंजाम तक पहुंच सकता है। क्योंकि हम यहां पर चुप नहीं रहेंगे, रशिया का कहना है कि हम यहां पर आपको जवाब देंगे। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली कहा गया है रशिया के द्वारा। तो ये जो भी चीजें बदल रही हैं, राइट, समीकरण जो भी बदल रहा है, ये आने वाले वक्त में देखो चीजों को बहुत मतलब बुरे हालात तक लेके जा सकता है, क्योंकि वॉर जोन्स ना ओपन हो रहे हैं एक एक करके। और फिर देखो इन सब के अलावा पर्शियन गल्फ का अपना ही एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज पर्शियन गल्फ एक ऐसा रीजन है जो वर्ल्ड के एनर्जी सप्लाई का हार्ट माना जाता है। क्योंकि जब बात ऑयल एंड गैस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो पर्शियन गल्फ के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस रिजर्व है। मतलब ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक हो या यूएई हो, ये सब कंट्रीज यहां से ऑयल एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब देखो चाइना, इवन चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, इस रीजन पर हेवीली डिपेंडेंट है अपने एनर्जी नीड्स के लिए। और दूसरी तरफ देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ का एक नैरो चोक पॉइंट है जहां से ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड गुजरता है। ईरान इस स्ट्रेट के पास अपने कंट्रोल, कहीं ना कहीं इस पे अपना कंट्रोल बनाकर रखता है और इसकी स्ट्रैटेजिक पावर को बहुत कहीं ना कहीं ईरान के रिस्पेक्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। और अगर यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो ऑयल प्राइसेस भाई स्काई रॉकेट पर चले जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और देखो यही सारी चीज़ें अभी रिसेंटली हो रही है, क्योंकि यूएस अगर अटैक करता है तो पर्शियन गल्फ पर कहीं ना कहीं देखो कंट्रोल वापस से गेन करना चाहता है यूएस, जो कि अभी करेंटली ईरान के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है। इवन चाइना का भी इन्फ्लुएंस वहाँ पर देखा जा सकता है। नाउ विद दैट अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें दिखता है कि रशिया, ईरान और चाइना ये आपस में काफ़ी क्लोज आए हैं। जैसे 2025 में रशिया ईरान की मिलिट्री कॉपरेशन की बात कर लो जो कि जनवरी 2025 में हुई, या फिर जॉइंट नेवल ड्रिल्स जैसे कि मार्च 2025 में ईरान, चाइना और रशिया ने ओमान गल्फ में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसे हम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 कहते हैं। अब देखो इससे कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट मैसेज था यूएस को कि देखो हम तीनों ही कंट्रीज एक दूसरे के लिए खड़े हैं, चाहे बात मिलिट्री की हो, इकोनॉमी की हो। हम इकोनॉमिक सैंक्शंस भी अगर आप हम पर करते हो तो कहीं ना कहीं हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये हमने पहले भी देखा है। अब देखो हाल ही यूएस की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हुई है ये बहुत तेजी से कहीं ना कहीं बढ़ी है, चाहे बात आप B-2 बॉम्बर्स की करो, F-35 फाइटर जेट्स ले लो। एंड कहीं ना कहीं देखो इन सारे अगर इस तरह का अटैक होता भी है तो इसराइल का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसराइल के ही सपोर्ट के माध्यम से यूएस अटैक करने की कोशिश करेगा। हो सकता है इसराइल को यहाँ पर बैक करे बहुत ज़्यादा यूएस। एंड अगला अगर हम चीज़ देखते हैं तो देखो यहां पर जो कुछ भी रिसेंटली रशिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर स्कर्वी रैकोव ने यहां पर बात रखा है कि अगर यूएस अटैक करता है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर तो ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। डेफिनेटली एस्केलेशन काफ़ी तेजी से बढ़ जाएगा और इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, कैटास्ट्रॉफिक होगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है एक दूसरे की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कॉपरेशन पर, कि कहीं ना कहीं एक बैक होता है ना, बैक साइड में एक तरह का कॉपरेशन हुआ है। हम सामने ये नहीं देख रहे कि ऑफिशियली आकर इस तरीके से कॉपरेट कर रही है, लेकिन हाँ
एक बड़ा मिलिट्री कॉपरेशन है जो कहीं ना कहीं रशिया पुश करेगा इस चीज को कि अगर यूएस अटैक करता है तो इसका जवाब रशिया को भी देना पड़ेगा। तो ओवरऑल मिडिल ईस्ट में देखो एक बड़ा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक वॉर का स्कोप खुल रहा है कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो कहीं ना कहीं अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, भयानक हो सकता है। तो देखो आने वाले वक्त में जो भी डेवलपमेंट्स आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।